क्या लिख रहे हैं बेटा हम लोग लिख रहे हैं मास डिफेक्ट एंड पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन। अब ये मास डिफेक्ट क्या होता है मुझे ये समझना है। मास डिफेक्ट क्या होता है मुझे ये समझना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लिया जाए ये 10 ग्राम का है और ये 100 ग्राम का है, ठीक है। तो इसको 10 ग्राम मेजर किया, इसको 100 ग्राम मेजर किया। अब दोनों को मैंने अब फिर से मैं मेजर कर दिया तो कितना होगा 110 ग्राम होना चाहिए कायदे से, सिंपली, कोई डिफेक्ट इसमें। लेकिन जब न्यूक्लियस की बात आती है, न्यूक्लियस की जब बात आती है तो टोटल प्रोटॉन्स और टोटल न्यूट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं बेटा। तो अगर अंदर मान ले जाए कि सपोज 10 है और सपोज 8 है, कायदे से मान ले जाए इन दोनों को यहाँ पे न्यूक्लियस बना दिया गया। यानी न्यूक्लियस बनाना मतलब क्या हो गया, सारा प्रोटॉन इसके अंदर चला गया, सारा न्यूट्रॉन इसके अंदर चला गया। अब अगर मैं इसको मेजर करूं तो कितना होना चाहिए कायदे से 18 होना चाहिए, कोई शक। लेकिन इसमें 18 नहीं होता है, इसमें 18 नहीं होता है, ये प्रॉब्लम है ना। ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए थोड़ा सा कम हो जाता है, मान लीजिए 17 पॉइंट हो गया, 17.9 हो गया, कुछ भी मतलब, लेकिन 18 से थोड़ा सा कम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मास का कहीं ना कहीं लॉस हुआ है, मास का कहीं ना कहीं लॉस हुआ है। तो जो मास का लॉस हुआ है उसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। यानी मास में डिफेक्ट आ गया, मास में क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। क्लियर है बेटा, मास में क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया, है ना। तो जितना लॉस हो जाता है मास का, कमी आ जाती है ना, दैट इज कॉल्ड योर मास डिफेक्ट। क्लियर है, तो लिख लो बेटा, लिखो मास डिफेक्ट, लिखो बाबू। लिखो द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ ए न्यूक्लियस the difference between the rest mass of a nucleus and the sum of the rest masses of its and sum of the rest masses of its constituent nucleons is called its mass defect. It's called its mass defect. ठीक है बेटा। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, तो डेल्टा एम, डेल्टा मतलब चेंज है ना, मास डिफेक्ट, डेल्टा एम हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, हम डेल्टा एम रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एम। अब ये क्या होना चाहिए बेटा, तो एक्चुअल मास कितना था, एक्चुअल मास के साथ जितना प्रोटॉन होगा, तो कितने प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, जेड के बराबर। तो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो इसका मास, सारे प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, तो जेड इंटू एमपी, है ना, जेड इंटू मास ऑफ वन प्रोटॉन करेंगे बेटा, प्लस अब न्यूट्रॉन्स भी हैं उसमें, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ए माइनस जेड, है ना, इंटू क्या हो जाना चाहिए, एम एन होगा, क्या लिखेंगे, एम एन लिखेंगे बेटा, न्यूट्रॉन, ठीक है, स्मॉल ही लिख दो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो ये पूरा मास कायदे से होना चाहिए था, लेकिन जब ये जुड़ गया और न्यूक्लियस फॉर्म किया तो न्यूक्लियस का मास कुछ और आया, इनफैक्ट कम आया, है ना। तो इसमें पूरे में से हम अगर उसका मास को माइनस कर दें, ये किसका बेटा मास, ये किसका हो गया, न्यूक्लियस की बात हो रही है, तो ये क्या देगा, पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया, कितना कम हो गया, इतना कम हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड योर मास डिफेक्ट। करेक्ट है बेटा,
क्लियर है? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? हमारे क्लियर है बेटा? तो लिख लिया बेटा आपने, क्या लिखा? दिस इज कॉल्ड योर मास डिफेक्ट. डेल्टा m इज इक्वल टू ZMP प्लस a माइनस Z इंटू mn माइनस MNU. इसको हम बोलेंगे मास डिफेक्ट. इसको बोलेंगे हम मास डिफेक्ट बोलेंगे. करेक्ट है? क्लियर? डन? वेरी गुड. नेक्स्ट लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो. अब सवाल ये उठता है, ये मास जो लॉस हुआ है वो कौन सा प्रोटॉन किया लॉस? ये वाला, जिसे जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी है और एम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी है. तो किसने ये मास लॉस किया है ना? तो बेटा ऐसा है कि ये कोई बर्थडे पार्टी नहीं है किसी की जो एक ही आदमी खर्च करेगा. ये काउंट्री पार्टी है. ये क्या है? ये काउंट्री पार्टी है. यानी कि हर बंदे को अपना अपना मास थोड़ा थोड़ा लॉस करना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि एक बेचारा आधा हो गया है ना, है नहीं, अब बाकी सब मजे ले रहे हैं. ऐसा नहीं. यहाँ पर क्या हो गया? काउंट्री पार्टी है. जितना भी मास लॉस हुआ है वो सभी लोगों को इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. तो दैट इज कॉल्ड मास फ्रैक्शन. दैट इज कॉल्ड मास फ्रैक्शन. यानी कि मास टोटल जो लॉस हुआ है उसका कितना फ्रैक्शन हर एक इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स को देना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा मास. दैट इज कॉल्ड मास फ्रैक्शन. तो क्या लिखेंगे बेटा यहां पर? पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो भी मास डिफेक्ट हुआ है वो लॉस कौन करेगा? सारे लोग मिलकर के. और कितने लोग हैं? ए लोग. कितने हैं? ए लोग है ना. ये क्या देता है? मास नंबर. मास नंबर क्या देता है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है ना. टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी कि पूरे न्यूक्लियस के भीतर में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन है सबका सम. तो दिस इज कॉल्ड योर पैकिंग फ्रैक्शन. क्लियर हो गया? एनी डाउट किसी को अप टू हियर? वेरी गुड. अब इसके बाद लिखो बेटा बाइंडिंग एनर्जी. लिखो नेक्स्ट. लिखो नेक्स्ट टॉपिक. लिखो बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स. हाँ, अगला टॉपिक लिखो बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स. बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स. देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है बेटा? तो देखो आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं है ना. वो रहना नहीं चाहिए उतने छोटे जगह में, लेकिन रह रहा है. रह रहा है इसका मतलब क्या है? उसको कुछ ना कुछ बाइंड करके रखने वाला है. तो बाइंड कौन कर रहा है? तो जो मास लॉस हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि दो पार्टियां हैं ये और ये है ना, ठीक है. दोनों ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया. सब 1-1 लाख रुपए मिला है, सब 2 लाख हो गए. उसमें से 1 लाख रुपया का उसने स्टफ्स खरीद लिया, कुछ फर्नीचर एंड ऑल है ना. अब जब 1 लाख रुपया खर्च हो गया तो अब इन दोनों सोचेंगे अलग हो जाओ. तो हो जाओ बेटा, 50,000 रुपये लेके चले जाओ अलग है ना. 1 लाख तो नहीं मिलेंगे क्योंकि बाकी सामान खरीदाया जा चुका है. तो अब उसके चक्कर में इन लोग अलग नहीं हो पाएंगे क्योंकि कुछ पैसे क्या हो गए हैं? वो इन्वेस्ट हो गए हैं, वो पैसे खर्च हो गए हैं है ना. तो वो क्या कर रहा है? वो उसको बाइंड करने का काम कर रहा है. इन दोनों को कंटिन्यू करने के लिए क्या कर रहा है? बाइंड करने का काम कर रहा है. तो जो लॉस हुआ है वही क्या है? उनको बाइंड करने का काम. अब मान लगाए 1-1 लाख रुपए मिलाए है ना, और एक किसने चाय पी ली 5 रुपए की 10 रुपए की है ना, ठीक है. अब बोले भाई कि हम अलग होना चाहते हैं. तो क्या बोलेगा? भाई 5 रुपए खर्चे हुए, लॉस होगा. बोले भाई 5 रुपए तू एक्स्ट्रा और रख ले,
मेरे को बाकी पैसे दे, 10 रुपए काट करके मैं चला। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 रुपए उसके लिए मायने नहीं है ना। यानी कि जो लॉस हुआ है वो कम हुआ है ना। वो कोई भी बियर कर लेगा, 10 रुपए बियर करना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी जितना ज्यादा लॉस होगा, अब मान लीजिए किसी ने 2.25 लाख रुपए का खर्च कर दिया, अब 25,000 बचे फंड में। अब बोले अलग हो जा भाई, तो बोले 12,500 ले ले चल, है ना। तो अलग होगा, 1 लाख दे के 12,500 में कोई बेवकूफ है? यानी क्या हो गया, अब वो और गहरा हो गया। और क्या हो गया, अब वो और बाइंडिंग हो गई है भाई, अब तो नहीं अलग हो सकता। यानी जितना ज्यादा लॉस होगा उतना ही ज्यादा इसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, है कि नहीं है। तो बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड्स ऑन द लॉस। तो यानी कि ये जो न्यूक्लियस जो बन रहा है, तो इसमें जितना ज्यादा लॉस होगा मास का, उतनी ही ज्यादा क्या है, बाइंडिंग है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी रिलेटेड विद द लॉस ऑफ द मास, दैट इज मास डिफेक्ट, है ना। अब क्या रिलेशन होता है मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी में? तो ये कोई किताब पढ़ने की नहीं है, कोई भी चलता फिरता आदमी के टी-शर्ट भी पढ़ लोगे तो भी काम तुम्हारा हो जाता है, नहीं है। इसके लिए अलग से रेसलिंग खेली पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। चलते फिरते किसी के टी-शर्ट में दिख जाएगा, है ना। क्या दिखता है बेटा, E इज इक्वल टू mc² दिखता है ना, है। तो वो m जो है वहां पे लिखा था, वो m क्या है, मास नहीं है, वो मास डिफेक्ट है एक्चुअली। वो m क्या है, वो मास डिफेक्ट है। और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, है ना। और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, एनर्जी। और ये एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। क्यों? क्योंकि जो मास लॉस होता है वो एनर्जी के फॉर्म में लॉस होता है। मास क्या होता है, एनर्जी के फॉर्म। ड्यूअल नेचर पढ़ाना बाबू, है। एनर्जी में भी मास होता है, मास में भी एनर्जी होती है ना। तो ये मास जो लॉस हो रहा है वो एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो रहा है, और वो कितना देगा, E इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू c²। क्या देगा, E इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू c² देगा। क्लियर है बाबू, एनी प्रॉब्लम? लिख लो बेटा, उतार लो। अब देखो, अब डेल्टा में क्या होना चाहिए, केजी में, और ये होना चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो आपको ई क्या आएगा, जूल में, ठीक है ना। लेकिन अब आपको पता है कि डेल्टा एम तो इतना, एक तो एम ही छोटा होता है और डेल्टा एम तो और ऊपर से छोटा है भाई। तो केजी में हम करने लगे तो हो गया काम, है ना। अगर कोई बोले कि भाई नाखून का तुम्हारा लेंथ जो बढ़ गया है वो कितना पार्सेक बढ़ा है, कितना लाइट ईयर बढ़ा है, मजा आएगा? नहीं भाई, है नाखून बढ़ गया ठीक है, लेकिन बताओ लाइट ईयर में, है ना। क्यों बताएगा भाई लाइट ईयर में, नहीं है, mm में बताओ तो बात समझ में आती है ना। नहीं, सेंटीमीटर भी चलेगा, है ना। यहाँ तो किलोमीटर भी फेल हो जाएगा भाई। तो वैसे यहाँ पर क्या है, डेल्टा एम केजी में कहाँ जाएगा भाई साहब। हमें पता है कि हम तो एम ही AMU में पढ़ते हैं, तो डेल्टा एम हम कहाँ पढ़ने जाए। तो इसलिए इसको हम जनरली जो यूज करते हैं वो किस में करते हैं, एम। किस में करते हैं, एम। ठीक है, लिख लो बेटा। इसको जनरली हम यूज कहाँ करेंगे, AMU में यूज करेंगे। लिख लो बेटा, क्या यूज करेंगे, AMU में यूज करेंगे, है ना। ठीक है, और सुनो, तब एनर्जी क्या लेंगे हम, किसमें लेंगे, एनर्जी हम लेते हैं फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। अभी क्या रिलेशन होता है वो मैं बता दूं आपको, आपको इतना माथा पच्ची नहीं करना है, ठीक है। सिंपल आपको ये ध्यान देना है कि अगर 1 MU मास का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है। यानी कि 1 AMU मास इज इक्विवेलेंट टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिंपल, है ना। तो जितना भाई मास आया उससे मल्टीप्लाई कर दिया 931 से, हमारा काम हो गया, ठीक है। अरे इसको हम चाहे तो इसको हम EB भी लिख दे बेटा,
ईबी क्यों लिखा हमने? जस्ट टू इंडिकेट बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी है ना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। क्या पढ़ा हमने? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ईबीएन। ईबीएन मतलब क्या हो गया? जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो लॉस हुआ है या बाइंड करने का जो काम कर रहा है, वो अकेले कोई नहीं कर रहा है, सारा न्यूक्लियन मिल के कर रहा है। तो जो बाइंडिंग एनर्जी आ रहा है उसको क्या करेंगे हम? उसको इंडिविजुअल निकालेंगे तो क्या होगा? काउंट्री करो, डिवाइड करो, फिर कितना से? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से, यानी क्या हो जाएगा? ईबी बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईबी बाई ए हो जाएगा। लिख लो बेटा, ईबी बाई ए हो जाएगा। डेल्टा भी लिख सकते हो, डेल्टा यूज करा तो डेल्टा लिख लो, कोई बात नहीं बेटा, है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें निकल गया सब। लिख लो बेटा, अच्छे से उतार लिया सब लोग। लिख लिया बेटा सब लोग? क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन कर लेते बेटा, है ना। इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले हम लोग, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन लिखो सब लोग। चलो लिखो बेटा। हाँ लिखो बेटा, दिया हुआ है आपको, आपको निकालना, लिखो कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। लिखो कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और ये आपको दिया हुआ है मास ऑफ दिस इज इक्वल टू 39.96 2589 एमयू में दिया हुआ है, ठीक है। मास दिया हुआ है कैल्शियम का, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है आपका 1.008665 एमयू, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन भी दिया हुआ है 1.007825 एमयू, ठीक है बेटा। अब आपको बताना है कि इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगा। अगर ध्यान देना बाबू, ध्यान तो यहाँ पे सबसे समझने वाली बात यह है, तुम सोचोगे कि भाई ऐसा है कि ये 39.9, इसको 40 ले लिया जाए फटाफट, इसको 1 ले लिया, इसको 1 ले लिया जाए, बात खत्म करो, है ना। तो बेटा ऐसा नहीं करना है। क्यों?
क्योंकि जो गैप है, जो डिफरेंस होगा वो केजी में नहीं हो रहा भाई साहब, है ना, वो एमयू के भी 0.00 करके डिफरेंस आ रहा है, समझ गया। इसलिए क्वांटिटी बहुत छोटी होती है, इसलिए आप उसको नेग्लेक्ट मत कर देना कि भाई राउंड ऑफ कर लेते हैं यार, चलो काम बात है ना, नहीं 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 ना, है ना, वो गलती मत कर देना कभी भी, है ना, पूरा पूरा लेकर के ही काम करना, है ना, समझ गया, है ना, इसमें राउंडिंग वाउंडिंग का चक्कर मत रखना, ठीक है, नहीं तो पता चला कि सब मामला गड़बड़ा गया पूरा, है ना, पता चला डिफरेंस नहीं आया, है ना। जैसे इसको 40 ले लिया तूने, ठीक है, अब प्रोटॉन कितना है 20, और इसको तूने 1 ले लिया तो 20 हो गया यहाँ पे, और न्यूट्रॉन कितना हो गया 20, 40 - 20 कितना हो गया 20, तो 20 × 1 यहाँ भी ले लिया 20, तो 20 20 40, यहाँ भी 40, है ना, 0, है ना, तो बड़ा चीजें नहीं करनी है ना। चलो करो फटाफट करो, फास्ट करो सभी लोग। हाँ कैल्सी यूज कर सकते हो, माइनस नहीं करते, प्लस करते हैं। कितना हो गया, ईवीएम पूछा है ना, हाँ तो ईवीएम में है, अरे हाँ आ गया, चलो फास्ट करो बेटा सभी लोग। अच्छा यहाँ पर एमयू में आपको आएगा सब कुछ, तो आपको c² की जरूरत नहीं है, हमने क्या बताया है 1 mu इज इक्विवेलेंट टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एमयू में जब आंसर आया है तो उसको 931 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, काम हो गया तुम्हारा, है ना, क्या करना है डायरेक्ट 931 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक सेकंड, ये नहीं है मेरा, अबे तो ये आया, क्या है बेटा 341.87 मेगा, वो बाइंडिंग एनर्जी आएगी, करेक्ट है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी, हाँ 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 341.17 आ रहा है, नहीं बेटा 0.175 नहीं आ रहा है, देखो आपकी बाइंडिंग एनर्जी आ रही है 341.87, 341.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है बाइंडिंग एनर्जी, है ना, ठीक है। अब उसको क्या करो 8 से डिवाइड करो, 40 से डिवाइड कर दो, हाँ करेक्ट है, 8.547 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, वेरी गुड, है ना, 8.547 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको ईवीएन आ रही है, क्लियर है बेटा, समझ आ गया क्या करना है कैसे करना, नहीं किया ना, हाँ
इसको माइनस कर दो उससे। भाई क्या हो गया भाई, क्यों फंस रहे हो? पता नहीं यार। अब ये ऐड करो, ये 20.1 है। चलो आगे। अब देखो, सुनो बेटा, अब यहाँ पर देखो, ध्यान दो। अब ये जो आया, अब ये तो हमने कैल्शियम का निकाला बेटा। किसका निकाला? कैल्शियम का। तो ऐसे ही सारे न्यूक्लियस का होता होगा बाइंडिंग एनर्जी, है ना? सारे का होता होगा, है ना? अब मुझे ये अगर देखा जाए कि सारे का मैं देखूं ग्राफ में एटॉमिक नंबर वर्सेस क्या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अगर मैं ये ग्राफ देखूं तो देखो कैसा है। देखो सुनो, देखो सुनो बेटा, यहाँ ध्यान दो। यहाँ पे हमने लिया मास नंबर एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पर एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ए के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या कर रहा हूं मैं? ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? तो ये ग्राफ जो आता है कुछ वो इस तरह से आता है। कुछ इस तरह से आता है ना? ठीक है ना? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन कुछ इस तरह से आता है, आप ऐसा मानो, ठीक है? जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हीलियम का है ना? ठीक है, है ना? लिथियम का है, ठीक है? कुछ इस तरह से है, कुछ भी मान लो। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, मान लो यहाँ पर एस है, ठीक है? यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर आपको क्या है, एंड सो और भी है बहुत सारे सारे। ए के हिसाब से ग्राफ है, कुछ इस तरह से आया, ठीक है? ए के हिसाब से कुछ इस तरह से आपको आया। ये क्या आया? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ये हमारा ग्राफ आया है। अब जरा ध्यान दो बाबू, यहाँ बाइंडिंग एनर्जी इसके नीचे, इधर एस के नीचे जो है वो कम है, और एमसी के नीचे भी जो है वो भी क्या, इससे ज्यादा वाला मास नंबर का भी क्या है, कम है। यानी कि देखा जाए करीब करीब तो ये पोर्शन में जितने भी मास नंबर आ रहे हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो जिसकी जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी उसको ब्रेक करना उतना ही टफ होगा। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी उसको ब्रेक करना उतना ही टफ, यानी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बाउंडेड है। अरे जितना स्ट्रॉन्ग बाउंडेड है यानी कि वो उतना ही स्टेबल भी है, उतना ही वो स्टेबल भी है। तो मैं कायदे से ये बोल सकता हूँ कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है वो मोर स्टेबल है, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है वो क्या है, लेस स्टेबल है। तो ये मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे दिस एलिमेंट फॉलोइंग इन दिस एटॉमिक मास नंबर, इसके बीच वाले ये क्या है, दीज आर द मोस्ट स्टेबल, है ना? और इसके इधर वाले क्या है, लेस स्टेबल है। और यहां भी क्या है, इधर वाले भी क्या है, लेस स्टेबल है। तो इस तरफ वाले भी लेस स्टेबल है, इस तरफ वाले भी लेस स्टेबल हैं, और ये पोर्शन वाले क्या है, मोस्ट स्टेबल है। अच्छा, हर कोई चाहता है स्टेबिलिटी गेन करना, हर कोई क्या चाहता है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, लेकिन है कि भाई स्टेबल हो जाए, नहीं तो स्टेबल हो जाए, है ना? तो स्टेबल होने के लिए तो फिर इस रेंज में आना पड़ेगा, है ना? तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मास नंबर ये क्या है, मोर ए है, और यहाँ है
लेस ए है, तो इस लेस ए वाले को भी इस रेंज में जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? अगर स्टेबल होना चाहता है तो इसको इस रेंज में जाना पड़ेगा। तो इस रेंज में जाने के लिए क्या करेंगे? ये तो छोटा छोटा है, तो क्या करेगा? अगर 2-3 मिल करके अगर इसमें फॉल हो जाए, मास नंबर इधर इसके रेंज में आ जाए तो काम हो गया, है ना? ठीक है, तो इन लोग क्या करते हैं, इस छोटे छोटे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे। क्या करेंगे? ज्वाइंट हो जाएंगे, है ना? कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके क्या करेंगे? इनमें फॉल करेंगे और ताकि वो स्टेबल हो जाए, है ना? तो यानी कि ये क्या करेंगे? लोअर ए वाले वैल्यू वाले एलिमेंट्स क्या करेंगे? वो न्यूक्लियस क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। न्यूक्लियस कंबाइन हो रही है बेटा, है ना? तो इस तरह जब न्यूक्लियर कंबाइन हो रही है, न्यूक्लियस कंबाइन हो रही है, तो इस प्रोसेस को जिसमें दो न्यूक्लियस कंबाइन करके स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना? इसको क्या बोलेंगे बेटा? जब कंबाइन होगा तो क्या बोलेंगे हम? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलेंगे, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलेंगे। ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। करेक्ट है? आया समझ में? अच्छा, अब यहां पर ध्यान दो। यहां क्या है बाबू? यहां पे लेस स्टेबल है, लेकिन इसकी ए की वैल्यू क्या है? अब ये इसको इधर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको टूटना पड़ेगा, है ना? तो ये क्या करेगा? कंबाइन नहीं करेगा, ये क्या करेगा? ब्रेक होगा, स्प्लिट होगा। क्या होगा? ब्रेक होगा या स्प्लिट होगा, है ना? जब ब्रेक करेगा, स्प्लिट करेगा, तो ये भी न्यूक्लियस क्या कर रहा है? न्यूक्लियस हैवी न्यूक्लियस है जो टूट रहा है। हैवी न्यूक्लियस क्या कर रहा है? टूट रहा है दो स्मॉलर न्यूक्लियस में। यहां पर क्या हो रहा है? दो लाइटर न्यूक्लियस कंबाइन होकर के हैवियर न्यूक्लियस बना रहा है, उसको बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसका हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, है ना? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया बेटा? हाँ, हाँ क्या होता है? अब बॉम्ब भी है, न्यूक्लियर रिएक्शन इजी नहीं है बेटा, ऐसे, है ना? ऐसा नहीं कि जहां मर्जी तोड़ दिए भाई, है ना? चल, है ना? है ना? ये कोई ईट पत्थर नहीं है भाई कि देखा कि भाई सेट नहीं हो रहा, काट दिया भाई, तोड़ दे नहीं है। ये सब क्या है? ये सब स्पेशल, है ना, लेबोरेटरी में स्पेशल कंडीशन में स्पेशल डिवाइस के अंदर किया जाता है ना? अभी हम बताएंगे आपको आगे कैसे होता है। ठीक है? क्लियर है ना? चलो क्लियर है बेटा? हो गया क्लियर? चलो चलो, अब इसके बाद लिखो बेटा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी। अगला टॉपिक लिखो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी, है ना? लिखा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी। ठीक है? अब देखो कायदे से देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए था। चलो, हमने यहाँ पर क्या लिया बेटा? हमने लिया यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी जेड। क्या लिया है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिया है, जेड लिया है ना? और वाई एक्सिस पे हमने लिया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि ए माइनस जेड। ठीक है बेटा? अब नॉर्मली क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस के भीतर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए।
यानी कुछ इस तरह से होना चाहिए। ग्राफ कैसा होना चाहिए? इक्वल वाला होना चाहिए ना, बराबर स्ट्रेट लाइन, है ना। लेकिन हमने पहले ही पढ़ रखा है कि जैसे जैसे हैवियर न्यूक्लियस होता है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, नहीं तो स्टेबल ही नहीं रह सकता, उसको रिपेल कर देगा प्रोटॉन, है ना। उसको क्या करेगा? प्रोटॉन क्या करेगा? उसको रिपेल कर देगा, और जब रिपेल कर देगा तो वो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं हैवियर में। तो कायदे से ये होना चाहिए, लेकिन होता क्या है ना, कम एटॉमिक नंबर मतलब छोटा न्यूक्लियस है तब तक तो ठीक बराबर चलता है ना, इसी पे चलता है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होने लगता है उससे क्या होता है? थोड़ा सा ये क्या होता है? ये डेविएट हो जाता है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, है ना। हाँ ठीक है, क्लियर है? ये क्या होता है? डेविएट हो जाता है ना। हाँ नहीं ऐसा नहीं, मतलब एक लिमिट के बाद क्या होता है? फिर वो इक्वलिटी नहीं होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। क्लियर है बेटा? लिख लिया? लिख लो। कम है ना, लिख लिया बेटा सब लोग, बना लो। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? डन। चलो तो सुनो, ये जो अभी तक जो हम लोगों ने कवर किया ये कॉमन चीजें थी, नॉर्मल चीजें जो अंडरस्टैंड करना चाहिए मुझे न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। ये बहुत इजी चीजें थी जो समझ में आ गया हमें, है ना। इसके बाद हम लोग अब करते हैं रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेडियो एक्टिविटी। लेकिन मैं बता दूं रेडियो एक्टिविटी आपके बोर्ड से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया। तूने भेजा था ना मुझे वो, है ना। मतलब ये आ रहा है, ये आ रहा है क्या अरे कैलकुलेशन भाई ये नहीं अगर रेडियो एक्टिविटी है भाई ये ज्यादा ये डिलीटेड है ना ये जो भेजा है। अच्छा इसमें देखो आपके बोर्ड में हटा दिए गए हैं रेडियो एक्टिविटी। लिखो रेडियो एक्टिविटी। लिखो बेटा रेडियो एक्टिविटी। अब ये रेडियो एक्टिविटी क्या होता है मैं वो समझाता हूँ, है ना। देखो कोई भी जो न्यूक्लियस है, कोई भी जो न्यूक्लियस है जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो क्या करता है? वो स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेगा तो वो टूटता रहता है। क्या करता है? वो टूटता रहता है और टूट करके वो स्टेबिलिटी गेन करने की प्रयास में रहता है। जब वो टूटता है तो उससे अल्फा बीटा गामा रेज भी निकलते, इसलिए डेंजरस होता है। इसलिए क्या होता है? डेंजरस होता है ना। अल्फा बीटा गामा रेज अगर ये हो जाए, अगर यहाँ से गामा रे आ रहा है ना, ठीक है, और तुम मान लीजिए बीच में ऐसे आ गए तो क्या हो गया? एक तुम्हारे क्रॉस करके निकल जाएगा, होल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल हो जाएगा, है ना। समझ गया भाई?
इतने पावरफुल होते हैं, सर वो न्यूक्लियर क्या हाँ है ना, समझ गया ना, ठीक है बेटा। ये क्या होता है, वो सीधे जिसने देखा उसमें, तुम लोग देखता है मूवी है ना 3D वाला, नहीं मारा उसे पूरा होल हो गया, है ना, देखते हैं ऐसे। तो वो यही सब है भाई साहब, है ना, है हाँ, तो गन वो है ना बेटा, है ना, उस रेंज में है ना, तब तो है ना, पूरा होल कर दे रहा है, नहीं है ना, गेम में, वीडियो गेम में खेलता है ना, है ना? नहीं तो वो वही चीज अब बेटा पढ़ना है, ठीक है ना, वो तो कंप्यूटर में से खेल लिया, अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि क्या होगा, कैसे होगा, सब समझना है। तो बेटा रेडियो एक्टिविटी क्या है हमारा, रेडियो एक्टिविटी जिसमें न्यूक्लियस क्या करेगा, स्प्लिट करेगा। सिमरन अनन्या बेटा ध्यान दो, क्या करेगा, वो स्प्लिट करता है और उससे अल्फा बीटा गामा रेज भी निकलता है, ठीक है। तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, क्या बोलते हैं, इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो लिखो बेटा, पहले सबसे पहले लिखो बेटा, जब स्कूल की टेस्ट की तैयारी करोगे सिमरन तो इसको नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना, क्योंकि ये स्कूल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एम्स की तैयारी करोगे तो जरूर पढ़ना है, समझ गए ना। हाँ, तो लिखो बेटा रेडियो एक्टिविटी लिखो, लिखो रेडियो एक्टिविटी इज द फेनोमेना, लिखो रेडियो एक्टिविटी इज द फेनोमेनन ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन, ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मतलब कि लगातार, और डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया, टूटना, क्या हो गया, टूटना, डिसइंटीग्रेट होना, है ना। तो बेटा क्या हुआ, phenomenon of spontaneous disintegration of the nucleus of an atom, of the nucleus of an atom, of the nucleus of an atom, of an atom, with the emission of, with the emission of, with the emission of, with the emission of लिखो बेटा, with the emission of, लिखो one or more, one or more, one or more penetrating radiations, penetrating radiations, मतलब ऐसा रेडिएशन जो पेनिट्रेट कर दे, आर पार हो जाए भाई साहब, है ना। लाइक देखो, लाइक, लाइक अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेज, और गामा रेज, है ना। देखो बेटा, अल्फा को मैंने पार्टिकल बोला, बीटा को मैंने पार्टिकल बोला, लेकिन गामा को मैंने रे बोला है, ध्यान रखने वाली बात है ना, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है, ओके। सुनो बेटा, यहाँ पे सुनो, अब ये रेडियो एक्टिविटी जो फिनोमेना है, इसको स्टडी किसने किया था, इसने किया था पेरी क्यूरी और मैडम, नाम सुना होगा आपने, है ना, है ना, हाँ है ना, मैडम क्यूरी है, पेरी क्यूरी, ठीक है ना, ठीक है। इन लोगों ने इस पे रिसर्च किया था, ठीक है, और साथ में बेकरेल ने भी काम किया था, बेकरेल साइंटिस्ट का नाम था। तो इन लोग मिल करके इस पे रिसर्च किया था, और इन लोगों तीनों को कंबाइंड रूप से नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या किया गया था, कंबाइंड रूप से क्या किया गया था, नोबेल प्राइज इन लोग को दिया गया था, ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या हुआ, जब इन लोग रिसर्च कर रहे थे, जब इन लोग रिसर्च कर रहे थे, तो जो रेडिएशंस निकल रही थी, जो रेडिएशंस निकल रही थी, उन लोगों ने उसमें ये देखा, जैसे मान लीजिए कुछ इसमें यहाँ पर न्यूक्लियस रखा है ना, इसमें से रेडिएशन निकलेगा, जब डिसइंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, कुछ रेडिएशन निकलेंगे। तो जो रेडिएशन निकले उसके लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ प्लेट रखा, क्या रखा, प्लेट रखा, प्लेट रखा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज प्लेट रखा,
यहां पर जब रेडिएशन यहां से निकला तो कुछ देखा कि कुछ रेडिएशन यहां जा रहे हैं, है ना, कुछ रेडिएशन यहां जा रहे हैं और कुछ रेडिएशन सीधा पार हो रहे हैं। हाँ, है ना, क्या हो रहे हैं, सीधा। तो इस जो रेडिएशन निकल रहे थे उन्होंने बेकरेल ने बोला, इसको बेकरेल रेज बोला। क्या बोला, अपने नाम पे उन्होंने क्या बोल दिया, बेकरेल रेज। लेकिन फर्दर चूंकि ये 3 तरह के थे, तो डिपेंडिंग ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स कि कौन कहां जा रहा है, माइनस की तरफ, प्लस की तरफ, न्यूट्रल, उसके हिसाब से उन्होंने उसको नाम दिया। तो जो निगेटिव की तरफ गया वो जरूर पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव कौन सा है, अल्फा पार्टिकल, मैंने बता रखा है आपको। तो अल्फा यानी क्या होता है बेटा, He2+, याद है आपको, है ना। हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या हो गया, वो अल्फा है ना। He2+ को अल्फा बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल हो गया बेटा। और बीटा जो पॉजिटिव तरफ जा रहा है वो क्या हो गया बेटा, बीटा, है ना। ये बीटा क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन होता है ना। लेकिन ध्यान रहे ये इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जो ऑर्बिट के चारों तरफ चक्कर काटता है। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस बीटा पार्टिकल आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन दिस इज नॉट द इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये बीटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जनरेट होता है कहां से, न्यूक्लियस से। जब न्यूट्रॉन टूटता है, जब न्यूट्रॉन टूटता है तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल था, तो वो एक पॉजिट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो न्यूट्रॉन से जो बनता है इलेक्ट्रॉन, उसको हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं, ना कि जो ऑलरेडी मेड जो है वो घूम रहा है ऑर्बिट में, उसको हम बीटा पार्टिकल नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। लेकिन होता इलेक्ट्रॉन ही है ना, ऐसा मान सकते हो, है ना, ठीक है बेटा। यानी कि ये जो है बेटा इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, न्यूक्लियस ओरिजिनेटेड इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, है ना। ईटा पार्टिकल जो क्या है बेटा, न्यूक्लियस ओरिजिनेटेड इलेक्ट्रॉन, यहां लिख दो फ्रॉम न्यूट्रॉन, ठीक है। जो न्यूट्रॉन से बनता है, न्यूट्रॉन के टूटने से बनता है, उसको हम बीटा पार्टिकल बोलेंगे। स्कूल में कहां से चल रहा बेटा सिलेबस, तुम्हारा प्रोफेसर है ना, तो आपका तो बेटा आपका है ना। हाँ, मेन तो इधर है, अनन्या बताएगी मेन, है ना। सर आप आगे है, कहाँ तक हो गया अनन्या, सर आप आगे चल रहे हैं, मैं आगे चल रहा हूँ, आगे हो गया, यस तो इम्पॉसिबल था भाई, नहीं सर। अगले हफ्ते तक वो लोग, सर अगले हफ्ते तक वो लोग आगे आ जाएंगे, बट अभी आप चल रहे हैं। अच्छा, हमसे आगे निकल जाएंगे वो अगले हफ्ते, वाह यार। सर वो 15 मिनट में चैप्टर खत्म करवाते हैं, 15 मिनट चैप्टर खत्म, है ना, बहुत अच्छी यार स्पीड है ना। सर क्योंकि अभी टर्म 1 का सिलेबस हो गया तो स्कूल में चैप्टर्स रोक के रिवीजन करवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सिमरन, आपका बेटा कहाँ तक हुआ है स्कूल में, चैप्टर 4 चल रहा है, चैप्टर 4 चल रहा है ना, ठीक है। तो काफी हम लोग का काफी अच्छा पेस है ना, है ना। और हम लोग का जो टारगेट है बेटा वो कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर में। लेकिन आप लोग को पैरेलली जो होमवर्क दे रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान देना है ना। चैप्टर वाइज आपको मिस नहीं करना है ना, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और बेटा ये भी ध्यान रखना कि 12th का जो चैप्टर करवा रहा हूं मैं वो इसी टाइम पे खत्म होना चाहिए। इसके लिए अलग से टाइम आपको रिवीजन का, आपको चैप्टर इस तरह रेडी होना चाहिए कि अगर आपको रेडी है और आपको सीधे IIT में बिठा दिया जाए, है ना, तो आप वहां पे रैंक ला सको। अगर उसको रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी तो समझो कि तुम्हारा IIT फेल हो गया, ठीक है। इसलिए वो टाइम का वेट नहीं करना है, अभी का अभी वो चैप्टर IIT के लायक होना चाहिए, फुल रेडी, समझ गया बेटा। कोई कसर कि हम बाद में पढ़ लेंगे, ये हो गया काम से, बाद में पढ़ लेंगे तो फिर अगले साल फिर तैयारी करना पड़ेगा, है ना। पंचवर्षीय है योजना चल जाएगा, नहीं अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर पंचवर्षीय योजना में चले जाओ, 5 ईयर प्लान नहीं, ड्रॉप लो फिर तैयारी करो,
है ना। तो इसलिए जो करंट ईयर में निकालना बेटा उसके लिए जरूरी है कि अभी का भी ऑन द स्पॉट साथ साथ रेडी करके चलना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर मिड के बाद हम 11th पे आ जाएंगे। अब 11th में होमवर्क उतना ही दूंगा, तो आपको वहां टाइम 12th का करने का मिलेगा। एंड इन बिटवीन आपको वहां पे बीच में आपका प्री बोर्ड भी आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना। और प्री बोर्ड के लिए मैं प्री बोर्ड के लिए मैं रुकूंगा नहीं बेटा, है ना। मेरा दिमाग सीधे आईटी पे रहेगा। प्री बोर्ड वगैरह जो हमने अभी करवा रखा है ये आपको इतना स्ट्रांग माना जाएगा कि आप आराम से कर लेंगे, है ना। बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है बेटा। तो हम कैसे करेंगे बेटा? 4 कॉलम बनाओ, यहां लिखो प्रॉपर्टी, यहां लिखो बेटा अल्फा, यहां लिखो बेटा बीटा और यहां लिखो गामा, ठीक है। 4 कॉलम बना लो, प्रॉपर्टीज अल्फा, बीटा एंड गामा, ऐसा कर लो। क्लियर है? तो क्या तो निकल जाओ, कर लिया बेटा पूरा। बेटा ऐसे रोज आ रहा है, अब हिम्मत आ रहा है, अब लग रहा है स्कूल में पहले से रिजल्ट बेटर हो जाएगा, पक्का ना? क्लियर होगा बेटा? अब लिखो पहला, सबसे पहले लिखो प्रॉपर्टीज में लिखो बेटा नेचर। पहला क्या लिखेंगे हम? नेचर लिखेंगे। तो बेटा नेचर क्या होता है? तो अल्फा क्या है बेटा? हीलियम न्यूक्लियाई है। अल्फा क्या है? हीलियम न्यूक्लियाई है ना। बेटा बीटा क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना। ओरिजिनेट कहाँ से है? न्यूक्लियस। हाँ तो लिख लो बेटा, है ना, न्यूक्लियर ओरिजिन, इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन, ठीक है। गामा क्या है बेटा? तो गामा आपको ये पार्टिकल नहीं है, ये रेडिएशन से, है ना। यहां लिखोगे हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा हम? हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे हम? हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। दूसरा लिखो बेटा लिखो मास। मास क्या हो जाएगा? तो बेटा आपको पता है ये हीलियम है बेसिकली, इसका मास कितना होता है? 4 AMU, है ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पता है आपको कितना होता है? 9.11 इंटू 10 पावर -31 kg में आता है ये, है ना। इलेक्ट्रॉन का मैंने वैसे बता रखा है आपको उसमें भी, एमयू में, है ना। कितना है? देखो देखो शुरू में बताया बेटा, हाँ शुरू में बता रखा है ना। ये बहुत छोटा होता है, 0.00055, है ना, एमयू। लिख लो बेटा, लिख लो, ठीक है। और गामा क्या हो जाएगा बेटा? गामा चूंकि पार्टिकल नहीं है इसलिए इसका मास नहीं होगा, 0 लेंगे, नील, ठीक है। रेस्ट मास इज 0। क्या लिखेंगे हम? इसका रेस्ट मास 0 है। चलो तीसरा लिखो बेटा, चार्ज लिखो बेटा, चार्ज लिखो। चार्ज पे क्या हो गया बेटा? इस पे क्या हो जाएगा? +2 E के बराबर। इसमें क्या हो जाएगा? -E
और वो क्या है, न्यूट्रल है, इसलिए क्या हो जाएगा, नील, कुछ नहीं। ठीक है, फिर लिखो बेटा फोर्थ लिखो, फोर्थ लिखो बेटा, फोर्थ लिखो, डिफ्लेक्शन बाई ई एंड बी। लिखो डिफ्लेक्शन बाई ई एंड बी, है ना, ई एंड बी। ई एंड बी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण, है ना, क्या हो जाएगा। तो देखो बेटा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अल्फा पार्टिकल की बात की जाए, है ना, तो कहां डिफ्लेक्ट होगा, निगेटिव पोल की तरफ जा रहा था, किधर जा रहा था, देख लो, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स निगेटिव पोल। और बीटा कहां जाएगा बेटा, बीटा डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल। बेटा मिलता तू बेटा टेस्ट नहीं दे रहे हो, गलत बात है ना बेटा, टेस्ट मिस नहीं करना है अभी, है ना, संडे को है टेस्ट, फिर से देना है। तुम भी बेटा टेस्ट नहीं दे रहे हो, है ना, पूरा दिया है। उसी दिन दो बेटा, है ना। तो फिर आप एक काम करना, घर में जाकर के मम्मी के मोबाइल से मुझे मैसेज करना, मैं क्वेश्चन भेजूंगा और सेम दे देना है, सेम दे देना है, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा। तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक में कहा ये चल रहा जा रहा है, चलो कर दो, इसको डाउन कर दो, 16 कर दो। क्या लिखा बेटा, कहाँ होगा ये जाएगा पॉजिटिव पोल के तरफ, सॉरी ये निगेटिव पोल के तरफ, ये पॉजिटिव पोल के तरफ, और ये अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, देख लो अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो बेटा स्पीड, अगला लिखो स्पीड, लिखो बेटा अगला लिखो स्पीड। हम स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अल्फा की क्या होगी, बीटा की क्या होगी और गामा की क्या होगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो बेटा ये है कि गामा तो चूंकि रेडिएशन है, और रेडिएशन की स्पीड वही होगी जो लाइट की स्पीड होगी, यानी इसकी तो हो जाएगी बेटा 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। कितनी हो जाएगी, हाँ बेटा आप चले जाओ बेटा, मम्मी आ गई अभी, आ जाओ बेटा आ जाओ। हाँ 4 to 6 है, ठीक है, 4 to 6 क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगा, है ना, है। तो इसका जो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली वो 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड हो जाता है। कितना हो जाता है, 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड, है ना। और बीटा क्या है बेटा, बीटा इससे हल्का होता है, तो इसकी स्पीड थोड़ी सी और ज्यादा होगी, तो इसका जो होता है करीब करीब 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। उतार लो बेटा, उतार लो सब लोग, है ना। क्लियर बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट है, स्पीड में क्लियर हो गया, स्पीड क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब लिखो बेटा नेक्स्ट लिखो आयोनाइजिंग पावर, नेक्स्ट लिखो अगला प्रॉपर्टी में लिखो आयोनाइजिंग पावर। आयोनाइजिंग का मतलब क्या है, आयोनाइज करना, है ना, आयंस बनाना, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन्स में ऐड कर देना या इलेक्ट्रॉन्स में से निकाल देना, ठीक है। तो ये कौन काम करेगा बेटा, तो देखो ये चूंकि हीलियम है, ये आपको पता है +2 ही है, इस पे ऑलरेडी प्लस चार्ज है, तो ये चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी इसमें है ना, है तो प्लस है ना, ये तो निगेटिव लेकर के 0 हो जाए, न्यूट्रल होना चाहेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, यानी कि इसकी आयोनाइजिंग पावर क्या है, ज्यादा है,
ये क्या है, माइनस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा है ये, तो ये दे सकता है, ये क्या करेगा, ये दे सकता है। तो ये किसी को जब देगा तो वो आयनाइज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन का कहानी है, तो आयनाइजिंग तो ये भी करेगा लेकिन इसके तुलना में कम करेगा। और ये तो न्यूट्रल खुद है ना, तो न्यूट्रल है तो क्या आयनाइज करेगा, है ना, लेकिन आयनाइज कर सकता है कैसे, ये चार्ज ले दे के नहीं, ये एनर्जी इतना दे देगा कि किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल दे बाहर, है ना, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट है ना, तो वो होता है, हो सकता है, लेकिन वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है, तो आयनाइजिंग पावर इसको क्या बोलेंगे, कम बोलेंगे। तो लिख लो बेटा, तो लिख लो यहाँ पे लिखो मिनिमम, गामा में लिखो बेटा, आयनाइजिंग पावर में लिखो मिनिमम, बीटा में लिखो 10⁻² टाइम्स ऑफ गामा रेज, देखो 10⁻² टाइम्स ऑफ गामा रेज, यानी गामा रेज का जितना होगा उससे 100 गुना ज्यादा बीटा का होगा, ठीक है। अल्फा में लिखो 10⁻⁴ टाइम्स ऑफ गामा रेज, यानी कि जो बीटा का होगा उससे भी 100 गुना ज्यादा गामा का होगा, उससे भी 100 गुना ज्यादा अल्फा का होगा, है ना, बीटा से भी 100 गुना ज्यादा है, ठीक है, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, वेरी गुड, नाइस, है ना। चलो इसके बाद लिखो बेटा, नेक्स्ट लिखो पेनिट्रेटिंग पावर, हाँ हाँ, अगला प्रॉपर्टी लिखो पेनिट्रेटिंग पावर, अगला लिखो पेनिट्रेटिंग पावर, अब इसमें देखो क्या होगा बेटा, पेनिट्रेटिंग मतलब क्या, जो अंदर ड्रिल करके बाहर निकल जाए, है ना, तो क्या होगा, गामा क्योंकि रेज है ये, और ये तो पार्टिकल है, इसको अंदर निकलना टफ है, तो इसका मिनिमम होगा, है ना, इससे ज्यादा इसका होगा और इससे भी ज्यादा इसका होगा, है ना। तो लिखो बेटा, यहाँ पे लिखो अल्फा में, उसमें गामा में लिखो, क्या कम करो, अल्फा में लिखो मिनिमम, अल्फा मिनिमम लिख लो, हाँ, और उसको 10⁻² टाइम्स, अल्फा में लिखो मिनिमम, अल्फा में लिखो मिनिमम, और फिर बीटा में लिखो 10⁻² टाइम्स, और गामा में लिखो 10⁻⁴ टाइम्स, हाँ उल्टा हो गया, है ना, जो आयनाइजिंग का था वही अब उल्टा क्या हो गया, पेनिट्रेटिंग का हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट लिखो 8th प्रॉपर्टी लिखो बेटा, इफेक्ट ऑन, हाँ लिखो इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, नेक्स्ट लिखो इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट एंड जेडनस फॉस्फर, जिंक सल्फाइड फॉस्फर, जेडनस फॉस्फर, क्लियर है ना, इस पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या इंपैक्ट आएगा, हमें वो समझना है बेटा, है ना। तो लिखो बेटा अल्फा में लिखो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, बीटा में लिखो लेस इफेक्ट, और गामा में लिखो लिस्ट इफेक्ट, गामा में लिखो लिस्ट इफेक्ट, क्या लिखोगे, लिस्ट इफेक्ट लिखोगे, बीटा में लिखो लेस इफेक्ट, गामा में लिखो लिस्ट इफेक्ट, है ना, ठीक है, और अल्फा में स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत किसी को, पक्का, वेरी गुड। चलो अब इसके बाद हम लिखेंगे, नेक्स्ट लिखो सॉडी-फजान्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्या लिखा बेटा,
सॉडी-फजान्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, सॉडी-फजान्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है बेटा, ऐसा समझ में है ना। अब बेटा ये भी ध्यान रखना कि आप लोग के ग्रुप में ही कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको आईआईटी और एम्स में कुछ नहीं करना होता है ना, है इसमें लॉज लिख देता हूं, है ना, एक ला नहीं और भी लॉ है, ठीक है। तो बेटा क्या होता है ये मैं समझा दूं आपको सॉडी-फजान्स डिस्प्लेसमेंट लॉज में। तो बेटा सबसे पहले लिखो, सबसे पहला लिखो कि अगर कोई न्यूक्लियस से, अगर कोई न्यूक्लियस, जैसे देखो पहला लॉ लिखो, कोई मान लो न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A है, और ये टूट गया, इसमें से अल्फा निकल गया। क्या निकल गया बेटा? अल्फा। अल्फा का मतलब क्या हुआ, है ना, यही तो निकला ना, है? 2 चार्ज है और मास कितना है 4, ये निकला। तो जब इसमें से ये निकला तो ऑब्वियस सी बात है कि जब 2 चार्ज निकल गया तो ये एलिमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। एलिमेंट क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर Z है और 2 वहां पर बाहर चला गया। अब क्या बचा बेटा, Z-2 ही तो बचा नीचे, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होना चाहिए, मास भी बराबर होना चाहिए दोनों तरफ और चार्ज भी बराबर होना चाहिए दोनों तरफ। तो Z-2 बचा। अब ये जब चेंज हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि एलिमेंट भी आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, एलिमेंट भी आपका हो गया Y हो गया, ठीक है। अब ऊपर क्या बचेगा बेटा, फिर 4 उधर जा चुका है तो इधर क्या बचेगा, A-4 बचेगा। क्या बचेगा, A-4 बचेगा। इसमें से अल्फा निकल गया बाहर, तब इसको बोलते हैं अल्फा डीके। क्या बोलते हैं इसको हम, अल्फा डीके। दूसरा अब हम पढ़ेंगे बीटा डीके, यानी बीटा पार्टिकल अगर बाहर निकले तो क्या होगा। तो आपको पता है बीटा का मतलब क्या होता है बेटा, -1 चार्ज, इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर कितनी लेते हैं, 0 लेते हैं। क्या लेते हैं, 0। तो क्या होगा बेटा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपको Z क्या हो गया, -1 वहां, यानी क्या हो गया, Z+1 हो जाएगा अब बैलेंस करने के लिए। तो Z+1 फिर भी चेंज, यानी क्या हो गया, ये फिर से Y बन गया और ये कितना रह गया, मास नंबर में कोई चेंज आपका नहीं रहेगा। क्लियर है। अब एक चीज ध्यान देना बेटा यहाँ पे, है ना, ये निगेटिव चार्ज है ना, जनरली निगेटिव ही होता है इलेक्ट्रॉन, है ना, तो बीटा बोलते हैं या इसको बीटा माइनस बोलते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी इसमें से पॉजिट्रॉन भी निकल जाता है। क्या निकल जाता है, पॉजिट्रॉन। तो जब पॉजिट्रॉन निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका चार्ज क्या होगा, इसको बीटा प्लस पार्टिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, और यहां पर क्या बोलेंगे, बीटा प्लस देखिए। तो अगर बीटा बोला रहे या बीटा माइनस तब तो नॉर्मल है, बीटा प्लस बोलेगा तो आपको पॉजिट्रॉन को ध्यान देना है। और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ये Z-1 और यहाँ क्या हो जाएगा, क्लियर है। क्या बेटा, हाँ तो नीचे होगा ना बेटा, क्लियर है। और तीसरा लिखो बेटा, ये इसी का पार्ट था, A B कर लो। और ये तीसरा लिखो, गामा रे अगर निकल जाए, गामा डिके जिसको बोलते हैं, गामा डिके अगर होगा तो आपको पता है गामा क्या है, वो उसमें से कुछ निकलता नहीं, वो एनर्जी निकलता है ना। तो अगर ये हायर एनर्जी स्टेट में है तो वो लोअर एनर्जी स्टेट में हो जाएगा। या मैं ऐसा बोलूं, अगर ये एक्साइटेड है स्टेट में तो क्या हो जाएगा, ये चीजें वही रह जाएगी लेकिन ये ग्राउंड स्टेट में चला गया, ऐसा बोल सकता हूं। नहीं है, लोअर एनर्जी स्टेट में चला गया, हायर टू लोअर एनर्जी स्टेट, बस ये डिफरेंस आएगा। क्लियर है बाबू सबको, एनी प्रॉब्लम, इजी है। एक क्वेश्चन करते हैं,
इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, है ना। मान ले जाए ए एक एलिमेंट है जिसका 22 है और ए 180 है। इसके बाद हमारा इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया तो A1 बन गया, बीटा निकल गया, फिर A2 बन गया, फिर अल्फा निकल गया, A3 बन गया, फिर गामा निकल गया, A4 बन गया। तो A4 को बताना है आपको Z और A और Z क्या होगा। ठीक है बेटा, है ना। ये था एलिमेंट, उससे अल्फा निकला तो A1 बन गया, फिर उससे बीटा निकल गया तो A2 बन गया, फिर अल्फा निकला तो A3 बन गया, फिर गामा निकला तो A4 बन गया। अब A4 का बताना है Z और A की वैल्यू क्या होगी। देख लो बेटा सभी लोग, भाई यही आ गया क्या है बताओ। आ गया, कितना आया आंसर बताओ, कितना कितना आया 172। सबको आ गया, वाह सब इंटेलिजेंट हो भाई, वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही है। आ गया सबको, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और बना दो फिर इसी बात पे, एक क्वेश्चन और बना बेटा, चलो लिखो लिखो। एक थोरियम है, (232 थोरियम 90), ठीक है। और इसमें कंजिक्यूटिव अल्फा बीटा गामा निकला, डिके हुआ, और ये फाइनली बन गया लेड। क्या बन गया? लेड बन गया 82208। आपको बताना है कि इसमें से कितने अब अल्फा हुए निकले होंगे, कितना बीटा निकले होंगे।
आपको ये बताना है। मतलब अल्फा बीटा कुछ भी हुआ होगा, पता नहीं कितने अल्फा निकले कितने बीटा निकल गए पता नहीं, लेकिन कुछ न कुछ हुआ है, कुछ अल्फा निकला कुछ बीटा निकला है ना। तो आपको बताना कितना अल्फा निकला कितना बीटा निकला है, ताकि ये बन गया। सिमरन आया था पहला क्वेश्चन, पल्लवी सर 8 बार हुआ है। तो 6 बार अल्फा निकला और 2 बार बीटा है, बीटा तो नेगेटिव और 2 बार बीटा है। बीटा 2 बार नहीं, 2 बार मतलब 8 बार अल्फा 4 बार, एक बार में 2 निकलता है। अच्छा 82 है, अच्छा मैंने 83 श्योर। हाँ 82 कितना है बताओ। अल्फा 6 और बीटा, वेरी गुड, बन गया सबको, कोई दिक्कत आई है? देखो बेटा सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे ये जो कमता है वो किसके कारण, अल्फा के कारण, बीटा का कोई रोल इसमें नहीं है। तो 232 में से 8 होने के लिए 24 डिफरेंस आया, और एक अल्फा में कितना डिफरेंस आता है 4 का, तो 4 से डिवाइड करो, यानी कि 6 अल्फा तो होना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि 6 अल्फा, हर अल्फा में ये 4 तो कमता है, जो ये भी कम जाता है, तो 6 के लिए 12 ये कम हो जाना चाहिए, -12। तो कितना हो गया बेटा ये हो गया कितना 78 है ना, 78, लेकिन ये है 82। अब क्या होगा बेटा, अब बीटा जो निकलता है वो क्या करता है, उसको ये इंक्रीज करवाता है, एक के लिए एक, तो 78 से 82 जाने के लिए क्या होना चाहिए, 4 बीटा निकालो, है ना। तो 6 अल्फा और 4 बीटा पार्टिकल निकलने से थोरियम सेपरेट बन जाएगा। क्लियर है, इजी है क्वेश्चन, बन जाएगा। चलो तो बेटा ये इस तरह से हम लोग यहां तक कर लिया।